नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। साल 2013 में आपदा आई थी, केदारनाथ आपदा को, और उस आपदा को भला कौन भूल सकता है। 16 और 17 जून को केदार घाटी में ऐसी तबाही आई जिससे केदार घाटी आज तक उबर नहीं पाई है। आज भी तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। इस आपदा के उस विकराल मंजर को 7 साल बीत गए। केदार घाटी में 15, 16 और 17 जून को 3 दिन तक लगातार बारिश जारी रही थी। 16 जून की देर शाम इतनी बारिश हुई कि मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई और उसका पानी मंदिर परिसर तक पहुंच गया। उसके बाद 17 जून की सुबह चौराबाड़ी लेक के ऊपर बादल फट गया, जिससे केदारनाथ धाम में तबाही मच गई, तबाही आ गई। इस आपदा में पूरा रामबाड़ा तबाह हो गया था। 17 जून को चौराबाड़ी झील के टूटने से केदारनाथ ही नहीं, आसपास के इलाके में बड़ी तबाही मची। हजारों लोगों की जिंदगियां चली गई। जो आवास वहां बने हुए थे, चाहे वो पुजारियों के थे या दूसरे लोगों के थे, सब बह गए और बचा तो सिर्फ बाबा केदार का वजूद। उसके बाद बाबा केदार के अलावा ना तो इंसान वहां पर दिखाई दिए, ना इंसानों के बनाए गए भवन। सब मंदाकिनी नदी और चौराबाड़ी लेक से जो पानी आया वो सब बहा कर रह गए। लाशें नदी में तैरती हुई दिखाई दी। जो 2013 में जो आपदा आई थी, उस आपदा को आज 7 साल पूरे हुए हैं। इस दौरान केदारनाथ में बहुत सारा काम हुआ है और काम वर्ष वाइज हुआ है, साल के हिसाब से हुआ है कि प्रत्येक साल में जैसे 2014 में क्या काम होना था जो इसेंशियल था, 2015 में क्या होना था, 16 में क्या होना था, और जैसे जैसे ये पुनर्निर्माण कार्य पूरे हुए तो फिर इस पे सभी लोगों की सोच आगे गई और उन्होंने जो है केदारपुरी को मास्टर प्लान के हिसाब से। और इसी खबर पर विनोद कुमार हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, 7 साल हो गए केदारनाथ आपदा को। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कहां कहां पर किया गया है, कि राज्य सरकार की तरफ से किस तरह की कोई सभा का आयोजन किया गया, पहला। और दूसरा, इन 7 सालों में कितनी बदली है केदार घाटी और कितनी बदली है सरकार की आपदा की दृष्टि से तैयारियां, कितनी तैयार है उत्तराखंड की सरकार अब इस तरह की आपदा से निपटने के लिए? देखिए राजीव देखिए राजीव, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जैसे ही आज 16 जून का दिन आता है, यानी 2013 से लेकर जैसे जैसे 16 जून का समय आता है, दिन आता है, हर कोई अपनों को तलाश रहे उनको श्रद्धांजलि देता है। तमाम श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन भी होता है जो जिसको अपनों की तलाश है, लेकिन ऐसा ये मंजर हर कोई सोचकर सहम जाता है जिन्होंने वो खौफनाक मंजर को सुना और अपनी आंखों से देखा। आज 7 साल इसको हो गए हैं और उस 7 साल में वैसे तो पूरा केदार घाटी, केदारनाथ बाबा का पूरी तरह से स्वरूप बदल गया है, लेकिन अगर 2013 की बात करें और उसके करीब 2 साल अगले बात करें, यानी 2015 तक पूरी तरह से केदारनाथ पूरी बर्बाद रहा, घाटी पूरी तरह से बर्बाद रही। जितने भी बाबा केदार के श्रद्धालु हैं उनका पूरी तरह से नाता टूटा रहा, कोई वहाँ श्रद्धालु नहीं जा पाया। और वो एक ऐसा खौफनाक मंजर था, मैं उस खुद खौफनाक मंजर को बयां कर सकता हूं राजीव, क्योंकि लगातार आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद धन्यवाद सर, 7 साल बीत गए हैं और आपकी सरकार के कार्यकाल में, इन 7 सालों में और आपकी सरकार के कार्यकाल में कितनी बदली है केदार घाटी, और आज किस तरह से याद कर रहे हैं आप उस दिन को? देखिए, वो तो बहुत ही बड़ी अनहोनी हुई थी और जब भी घटना की याद आएगी तो वो कष्ट और जो सैलाब उस समय आया था वही आंखों के सामने तैरने लगता है। हजारों लोग जो अपना जीवन जिन्होंने खोया है, जिनको जीवन हानि हुई है और उसका तो पता ही नहीं, ये तो कौन लोग हैं। लेकिन चलिए, एक दुर्घटना थी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उसको पुनर्निर्माण का काम वहाँ पर प्रारंभ किया और अभी इन 3 वर्षों में लगभग 200 करोड़ के करीब हमने वहाँ पर खर्चा किया है, थोड़ा अधिक भी हो सकता है। और
अब जो केदारपुरी है वो नए रूप में आज देखने को मिल रही है, जबकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। जी उसको बिल्कुल नए तरीके से पूरा सजाया संवारा गया है और आने वाले 100 सालों की दृष्टि से इसको विकसित किया जा रहा है। जी सर, हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र अब कितना मजबूत हुआ है पहले की तुलना? इन 7 सालों में क्या बदलाव आपने किए हैं और आपके कार्यकाल में कितना बदलाव हुआ है? कि आपदा प्रबंधन तंत्र इस समय देश में उत्तराखंड का नंबर 1 पर है और जो हमारे SDRF है उसने पिछले वर्षों में केरल में बड़ी भारी बाढ़ आई थी, तबाही हुई थी, तो वहां पर जाकर भी हमारे लोगों ने अपनी सेवाएं दी थी। तो SDRF की दृष्टि से अगर हम देखें तो वो हमारा काफ़ी डेवलप हुआ है और उसमें हमारे जो प्रशिक्षण के काम हैं, उसके लिए जो गांव पंचायत स्तर पर लोगों को प्रशिक्षित करने का काम किया गया है। और अभी अभी हमने निर्णय लिया कि हम वीकली एक क्लास ये आपदा प्रबंधन से स्कूलों में चलाएंगे, ताकि जो भी बच्चे हैं या जो लोग भी हम जिनको भी हम प्रशिक्षित करते हैं और एक बार साल में दे दिया उसका काम नहीं चलेगा, तो उनको लगातार उसका अभ्यास भी सर, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है और ये खबर आपके लिए भी बहुत जरूरी है। हम आपको बता देते हैं कि LAC पर चीन के साथ भारत की झड़प हुई है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि LAC पर भारत की झड़प हुई और 3 सैनिक शहीद हुए हैं। 3 सैनिकों के शहीद होने की सूचना मिल रही है, 2 जवान और 1 अधिकारी। सर, इस पर आपका कमेंट मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड से भी लगती हुई सीमा है, तिब्बत की और उत्तराखंड की सीमाएं लगती हैं। सेनाओं पर पूरा भरोसा है और हमारी सेनाएं सक्षम हैं जवाब देने के लिए। जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, जिन्होंने वीरगति प्राप्त की है, उनको अगर ये बात एकदम सही है तो मैं वो अपनी ओर से उनके प्रति नतमस्तक श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहूँगा। और मुझे अपनी सेनाओं पर पूरा विश्वास है, हमारी सेनाएं पूरी तरह सक्षम है और वो चीन का मुंहतोड़ जवाब दे। लेकिन सर, ये चीन मान क्यों नहीं रहा? सवाल ये है कि संवाद भी हो गया, अधिकारी बैठ भी गए, चीन थोड़ा पीछे हट भी गया था, लेकिन उसके बाद फिर चीन यही हिमाकत कर रहा है। अब देखिए, तो मसले जो हैं इंटरनेशनल मसले हैं, उस पर बोलने के लिए हमारे भारत सरकार ही कुछ बोल सकती है जी। लेकिन जो मैं अपने सैनिकों के बीच में रहता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारी सेना सक्षम है, हमारी सेना मजबूत। वाकई सर, ये बहुत दुखद है कि एक तरफ नेपाल के साथ हमारे इस तरह के ताल्लुकात देखने को मिल रहे हैं। चीन ये करा और पाकिस्तान के साथ तो खैर लंबे समय से चलता आ रहा है। सर, नेपाल के साथ भी हमारे साथ कुछ इसी तरह के, नेपाल आंख दिखा रहा है, नक्शा पास कर देता है। तो उत्तराखंड सरकार इसको किस तरीके से देख रही है? देखिए, नेपाल से तो हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं, रोटी बेटी के रिश्ते हैं और नेपाल मुझे लगता है कि किसी दबाव में जो भी कर रहा है तो किसी न किसी दबाव में है, कोई तीसरी फोर्स है जो उस पर दबाव बना रही। नेपाल की जनता कभी नहीं चाहेगी कि भारत और नेपाल के बीच किसी तरह का भेद खड़ा हो। नेपाल की जनता ये भी अनुभव करती है कि अगर किसी थर्ड फोर्स के इशारे पर काम करते हैं तो। जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर, 2 जवान और 1 अधिकारी शहीद हो गए। इस बीच हमारे संवाददाता प्रणव उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। प्रणव, बताइए क्या कुछ हुआ है और कब हुआ है? ये रखा है, लगता है उनसे हमारा संपर्क जुड़ा नहीं है, लेकिन ये खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है तब जब चीन समझने लग जाता है। कम से कम यही दर्शाता है। एक बार फिर से हमारे साथ प्रणव जुड़ गए हैं। इस बीच कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कमर आगा साहब, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। और मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि एक तरफ चीन ये दिखाता है कि हम लोग सुधर गए, वो पीछे हट जाता है, लेकिन अचानक फिर ये झड़प, ये क्या दर्शाता है? ये बड़ी दुखद घटना है। पहली दफे मुद्दत के बाद पहली दफे ऐसा हो रहा है कि किसी भी जवान की शहादत चाइनीज सेक्टर में बॉर्डर के ऊपर हुई। क्योंकि अभी तक जो कुछ भी था, एक्सकर्शन होता था
तो वो हाथ पैर से ढकेल के हटा दिया जाता था। लेकिन ये डोकलाम में भी 73 दिन तक 73 दिन तक सेना एक दूसरे की खड़ी रही, मगर एक भी गोली नहीं चली, कोई मरा भी नहीं, न चाइनीज न इंडियन। उसके बाद चाइना विड्रॉ कर गया। आपने जैसे अभी बताया, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बात की थी अपने काउंटर पार्ट से वहाँ चाइना में, उन्हीं ने कहा था कि नहीं, हम लोग इसको डिस्प्यूट को नहीं बनने देंगे और ये जो भी है बातचीत के माध्यम से हल करेंगे। लगता है कि चाइना के अंदर इंटरनल क्राइसिस बहुत है, और जब इंटरनल क्राइसिस बढ़ती है तो हमने ये देखा है कि चाइना। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब जब बातचीत हो गई थी, चीन पीछे हटा, तो फिर अचानक ऐसा क्या? या तो वो पीछे हटा नहीं, उसने भारत को ये बताया कि वो पीछे हट रहा है, और वो पीछे हटा नहीं, वो वहीं पर था और सैनिक वहां पर गए और ये झड़प हुई है। देखिए, सेना गलत तो नहीं बताएगी। अगर पीछे हटे हैं तो हटे हैं, कितना हटे हैं ये नहीं पता हम लोगों को। वो जरूर हटे हैं, और ये है कि इनका उसूल ये होता है कि किसी भी सूरत से 10 किलोमीटर अगर अंदर आ गए तो 5 किलोमीटर विड्रॉ कर जाओ। सर, आप हमारे साथ बने रहें और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका जरा रुख कर लेते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। प्रणय, ये कब हुआ है, और ये जब चीन आज ये बात कर रहा था कि वो पीछे हट रहा है, और फिर अचानक ये सब कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ है? देखिए, अगर आप सावधानी से देखें कि जो बयान भारत सरकार या जो भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि डी एस्केलेशन की प्रोसेस के दौरान, यानी जब तनाव घटाने की कोशिशें चल रही थी, उसी दौरान गलवान घाटी के अंदर एक वायलेंट फेस ऑफ हुआ है, यानी दोनों के बीच में झड़प हुई है। और इस झड़प के दौरान ही जो है जानो माल का नुकसान जो हुआ है, उसके अंदर एक भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवानों की इसमें शहादत हुई है, वो मारे गए हैं इसके अंदर। और ये बताता है कि किस तरीके से तनाव घटाने की कोशिशें जो हैं वो फिलहाल जमीन पर कम उतर आ रही हैं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि चाइना अगर पीछे हटा था तो फिर इस तरीके की घटना कैसे सामने आई, देखिए, ये तनाव दोनों की तरफ से बना, दोनों साइड से फेस ऑफ की सिचुएशन थी। और अगर आप देखें कि दोनों सेनाएं कुछ कदम पीछे हटी जरूर थी, लेकिन फेस ऑफ की सिचुएशन बरकरार थी। दोनों आमने सामने की स्थिति के अंदर पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से बैठे हुए हैं, दोनों आमने सामने की स्थिति में हैं। और ऐसे में ही जो कोशिश चल रही थी कि अगर इस तनाव को ब्रेकआउट किया जाए, किस तरीके से इसे कम किया जा सकता है, उसी दौरान जो है तनाव बढ़ गया। और इसी का नतीजा ये हुआ कि ये जो घटना हुई है, ये बहुत बड़ी घटना इस लिहाज से भी मानी जा रही है क्योंकि इससे पहले इस बॉर्डर के ऊपर लॉस ऑफ लाइफ कई दशक पहले हुआ था। यानी दोनों देश इस मामले के अंदर ये मानते रहे हैं कि इस तनाव को घटाने में दोनों को कामयाबी मिली है। दोनों कई बार इस तरह की स्थिति में आए, लेकिन मामला सुलझ जाता है। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल से जो बातचीत की प्रक्रियाएं हैं, उनसे मामले को सुलझाने में कामयाबी अब तक मिलती रही है। लेकिन ये तनाव बढ़ जाना, इस तरीके की घटना हो जाना और जो जान का नुकसान है, वो बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए भी क्योंकि भारत और चीन दोनों दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले बड़े मुल्क हैं, दोनों बड़े न्यूक्लियर पावर मुल्क हैं, और उनके बीच में इस तरीके की घटना का होना, दोनों के बीच में मिलिट्री टेंशन का बढ़ना, ये निश्चित रूप से केवल इस क्षेत्र के लिए नहीं, इन दोनों देशों के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक रूप से भी चिंताएं बढ़ाएगा। प्रणय, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अभी की परिस्थितियां वहां पर किस तरह की, क्या किसी तरह का कोई डायलॉग शुरू हुआ है, क्या बातचीत हुई है, इस वक्त क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, दोनों देशों के जो वरिष्ठ सैनिक कमांडर हैं वो इस समय बातचीत कर रहे हैं। कोशिश हो रही है कि इस तनाव को घटाया जाए, इस तनाव को कम किया जाए और आगे ये तनाव बढ़े नहीं, इस तरीके की घटना और जगह ना हो, क्योंकि फेस ऑफ की सिचुएशन और भी जगह पे चल रही है। आपको पता है कि पिछले 1 महीने से गलवान घाटी के अलावा पेंगोंग तो और जो हॉट स्प्रिंग और इसके अलावा PP-14 है, वहां पर इस तरीके के जो आमने सामने की स्थिति है वो बनी हुई है। फेस ऑफ की सिचुएशन है, दोनों सैनिक आमने सामने की स्थिति में है और ऐसे में दूसरी जगहों पर ये तनाव न फैले, वहां पर इस तरीके की घटना न हो, इसके लिए कोशिश हो रही है। क्योंकि दोनों देशों के बीच में 1993 के बाद से बहुत सारे मैकेनिज्म बनाए गए, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके तहत ऐसा तनाव जब भी होता है, जब आमने सामने सैनिक आते हैं, तो उसमें तनाव को कैसे घटाया जाए, इसके लिए मैकेनिज्म हैं। लेकिन अगर आप देखें कि पिछले कुछ समय से चीन जिस तरह से बौखलाया हुआ था, अचानक से उसने जिस तरीके से हार्ड स्टैंड लिया और ये घटना हो जाना, ये बताता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे एक जो चाइनीज स्ट्रैटेजी है वो भी काम कर रही है। ये हालांकि ये देखना होगा कि किस तरीके से तनाव घटाने की जो कोशिशें पिछले कुछ समय से चल रही थी कि जो सैन्य कमांडर्स हैं वो उन फेस ऑफ पॉइंट्स पे जाके डिस्कस करेंगे, चीजों को कम करेंगे। भारत लगातार कह रहा था कि अगर चीन इस तनाव को घटाना चाहता है तो उसे अपने बैक एंड से भी जो है वो विड्रॉ करना चाहिए ट्रूप्स, या उसने जो इंडक्ट किए हैं ट्रूप्स और जो मिलिट्री हार्डवेयर इंडक्ट किया है, चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे अवाक्स विमान हो या एयरबोर्न ब्रिगेड हो,
उनको भी वो कम करे, क्योंकि इस चीज का कोई मायने नहीं है अगर उसके सैनिक आगे फेस ऑफ सिचुएशन से पीछे हटते हैं लेकिन पीछे वो बिल्डअप बनाए रखते हैं अपने सैन्य बेसिस के ऊपर, तो इससे तनाव कम नहीं होगा। और भारत की तरफ से प्रस्ताव भी दिया गया था कि अगर चीन इस मामले को सुलझाना चाहता है तो फेस ऑफ पॉइंट्स है, वहीं पे जाके इन चीजों को सुलझाया जाए। जी प्रणय, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो भारत और चीन के सैनिकों के बीच में फिर से झड़प हुई है। इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा साहब जुड़े हुए हैं। सर, सवाल ये कि क्या स्ट्रेटेजी आपको चीन की दिख रही है? ये तो ऐसी स्ट्रेटेजी है कि मुंह पर कहता है कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करता है? अपने सैनिकों को न वापस ले जाता है। कमेंट करना, पहली बात तो ये है, क्या ये लोकली डिसीजन था किसी का? इसलिए कि आई बॉल टू आई बॉल जब होते हैं सोल्जर तो छोटे से मसले पे भी गोली चल जाती है, बड़ी इंसिडेंट भी हो जाते हैं। क्या ये कि पीछे से उनके पास ऑर्डर था कि अगर ऐसा होगा तो गोली चलाना? क्योंकि अभी बातचीत चल रही है, बातचीत का मैकेनिज्म जारी है, तो मैं समझता हूँ हम लोग को थोड़ा सा समय देना चाहिए और पता चल जाएगा कि क्या कारण था। क्या लोकली ये डिसीजन उस आदमी ने गुस्से में आके मारा है या उसको ऑर्डर दिया गया था, वहाँ पे जो ब्रिगेड थी या कमान थी उसको ऑर्डर दिया गया था कि अगर किसी परिस्थिति बिगड़ती है तो तुम गोली चलाओ और सिचुएशन को और बिगाड़ो। दोनों संभव हैं। मैं समझता हूँ हम लोग को थोड़ा वेट करना चाहिए डिफेंस मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि हमने ये भी देखा है कि जब भी चाइना में इंटरनल क्राइसिस होती है तो वो हमेशा बॉर्डर खोल देते हैं। तीसरी चीज ये कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो ये आज इन 2 जवानों 3 लोगों की शहादत, और फिर दूसरी तरफ कल पाकिस्तान में जो हरकत हुई और बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान का भी टेंशन लगातार बना हुआ है। नेपाल ने भी एक नया फ्रंट खोल दिया। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि टाइमिंग जो है इसकी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है और उसमें कितना चाइना का रोल है, इसी के जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान बहुत इम्बोल्डेंट हो गया है चाइना की सपोर्ट की वजह से। जी सर, एक सूचना ये भी मिल रही है इस वक्त कि फायरिंग नहीं हुई है, गोली नहीं चलाई गई है, सिर्फ झड़प हुई है और इसी झड़प में हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं। तो सर अभी भी इस बीच में चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की इस वक्त सूचना मिल रही है। उनकी संख्या एग्जैक्टली क्या है वो भी अभी आ जाएगा स्पष्ट, लेकिन सर गोली नहीं चली है यानी, और बातचीत भी चल रही है, तो यानी कि अभी भी गुंजाइश है, संभावनाएं है कि बातचीत के जरिए मसले को सुलझा लिया जाए, या फिर ये समझे कि अब चीनी पूरी तरह से बौखला गए क्योंकि भारत ने डायलॉग कभी छोड़ा ही नहीं। वो तो बातचीत के पहले दिन से पक्षधर रहा और बातचीत करने के लिए आगे आता रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दूसरी चीज ये भी है कि चाइना भी जंग नहीं अफोर्ड कर सकता। एक तरफ तो पेंडेमिक में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ उसका बिलियंस ऑफ डॉलर तमाम दुनिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन्वेस्ट हुआ है, वो उसकी वापसी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कि देशों की इकोनॉमी, सारी दुनिया की इकोनॉमी क्राइसिस में है, चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। फिर उसके अलावा ये भी है कि कोई जंग इस समय मैं नहीं समझता कि चाइना ने बार बार कहा है कि जंग नहीं, बल्कि हम ये जो प्रीमिसेस हो रहे हैं इसको डिस्प्यूट में भी नहीं बदलेंगे। लेकिन ये कि ये इतनी ऐसा हुआ कैसे चाइना ने ये सर आपने एक पॉइंट यहाँ पर कहा था, मैं उसी पॉइंट का एक बार फिर से उल्लेख करना चाहूंगा। आपने कहा कि ये हो सकता है कि वो अधिकारी ने गुस्से में आकर ये किया होगा, लेकिन क्या एक अधिकारी गुस्से में ऐसा कदम उठा सकता है कि एक अधिकारी के एक फैसले से पूरी की पूरी सेना भिड़ जाए और 3 जवान हमारे शहीद हो गए तो चीनी सैनिक भी शहीद हुए हैं? नहीं, अगर कोई सीनियर अधिकारी है और वो वहीं पे डिसीजन ले लेता है गुस्से में आके, या अक्सर ऐसा होता है जब आर्मी आई बॉल टू आई बॉल होती है, आमने सामने होती है, तो क्राइसिस बढ़ जाती है, किसी भी छोटी चीज से लड़ाई ट्रिगर हो जाती है और इस वजह से आर्मी आमने सामने नहीं रखी जाती, थोड़ा काफी डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। लेकिन चाइना जो है ये बार बार इस किस्म की हरकतें कर रही। अभी पता नहीं है कि वीपन कहाँ से आए, कितने वीपन थे, कौन से वीपन थे उनके पास। आप ये भी कह रहे हैं कि कोई गोली नहीं चली, तो इसके मतलब ये है कि लोकली डिसीजन था या उनको कहा गया था कि बगैर गोली के इस तरह की हरकत करना है। कई चीजें हैं, कई सवाल हैं आपने उठाए हैं, हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। सर आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ भी जुड़ गए हैं, अजीत राठी जी, उनका जरा रुख कर लेते हैं। अजीत, हमने देखा पिछले कुछ दिनों जब ये पूरे की पूरी घाटी में विवाद चल रहा था, गलवान घाटी में, तो हमने देखा था कि जो उत्तराखंड से लगती सीमा है, चीन के साथ जो सीमा लगती है, वहां पर काफी मूवमेंट देखने को मिली थी और अब तो ये पूरी की पूरी घटना आ गई। क्या हलचल, किस तरह की मूवमेंट, किस तरह का वहां पर हलचल देखने को मिल रही है?
जी देखिए, मैं ये पिछले दिनों से देखा जा रहा था कि मिलिट्री का मूवमेंट यहाँ बढ़ाया जा रहा था लगातार। तो ये हमारी चूंकि सैकड़ों मील की सीमा चाइना से लगती है उत्तराखंड की, तो इसी बीच में यहाँ मिलिट्री का डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद यहाँ जोशीमठ से आगे जो बारा होती है, जो चाइना से लगा हुआ बॉर्डर है वहां पर, और जोशीमठ के आसपास जितने भी बॉर्डर वाले एरिया थे वहां सभी जगह सेना को तैनात किया गया। इसके अलावा जो काला पानी वाला क्षेत्र है नेपाल से जो लगता हुआ है, चूंकि उसके पीछे भी चीन खड़ा है, तो वहां भी जो आर्मी थी, जो बल था, वो बढ़ाया गया। और इसी के साथ साथ जो उत्तरकाशी की नेलोंग घाटी और भैरव घाटी है, ये जो बॉर्डर वाला एरिया है, यहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी का मूवमेंट बढ़ा और यहाँ पर तैनाती की गई। यहाँ पर बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ सेना को भेजा गया ताकि सरहद की हिफाजत हो सके। और ये चूंकि मूवमेंट ये पिछले कई महीनों से चल रहा है, तो पिछले दिनों जब नेपाल और काला पानी का मामला आया था तब ये थोड़ा सा इसमें पीक आया और तब एक डायलॉग की जरूरत पड़ी। और आज ही जैसे आजकल देख रहे हैं कि नेपाल की पार्लियामेंट ने उत्तराखंड को अपने नक्शे में दर्शाते हुए कोई एक विधेयक पास किया है। प्रचंड कमल दहल जब प्रधानमंत्री नेपाल थे तो उन्होंने भी उत्तराखंड को अपने नक्शे में दिखाया था। तो ये घटनाएं तमाम लगातार होती आ रही हैं और ये देशों के बीच जो है तनाव पैदा कर रही हैं। जी बिल्कुल, मैं एक बार कमर आगा साहब का रुख करना चाहता हूं। सर, सवाल यह है कि युद्ध को कोई भी विकल्प नहीं मानना चाहिए, युद्ध विकल्प नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से चीन का ये रुख है, जिस तरह से चीन कदम उठा रहा है, और भारत तो बिल्कुल क्लियर कर रहा है, पूरा विश्व जानता है कि भारत हमेशा बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाना चाहता है और वही हमने इस बार भी किया, लेकिन चीन तो सर पर चढ़ा जा रहा है। देखिए, हमारी पॉलिसी टिट फॉर टैट की होती है, जितना वो करेंगे उतना उसका जवाब भी दिया जाएगा। और आपने बताया कि कुछ चाइनीज सोल्जर भी इसमें मरे हैं, तो इसके मतलब ये है कि टिट फॉर टैट वाली पॉलिटिक्स है कि उसका मेजर जवाब दिया जाएगा और बातचीत के मसलों को हल किया जाएगा। ये नहीं होगा कि वो मार के चले जाएं और भारत की सेना देखती रहे। जवाब जैसा हमारा पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ भी यही है कि हम जंग नहीं चाहते, बात करना चाहते हैं, लेकिन ये कि आतंकवाद जब तक चल रहा है हम बात भी नहीं करेंगे और उनके साथ ऑल आउट वॉर भी हम आतंकवाद के खिलाफ हम जंग भी लड़ते रहेंगे। और जम्मू एंड कश्मीर के जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं उसके अंदर अगर कोई क्राइम बनता है या तो हमें राइट है उसको स्ट्राइक करने का। तो हम इस तरह की पॉलिसी, उनके साथ भी वही पॉलिसी यहाँ पे भी मोर और लेस नजर आती है। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारा कोई मैकेनिज्म नहीं है, जैसा आपने बताया। चाइना के साथ एक मैकेनिज्म है, 2012 से लगातार उस मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। अगर कोई घटना होती है तो तुरंत बातचीत हो जाती है। इस समय भी बातचीत, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में बताया गया है कि बातचीत चल रही है और मसलों को डिफ्यूज करने बातचीत चल रही है। और इस बीच में सर ये भी जानकारी देते हैं कि सीडीएस, रक्षा मंत्री सीडीएस के साथ, और बताया जा रहा है कि दूसरे अधिकारी भी मौजूद हैं, एक बैठक चल रही है। कमल आगा साहब, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और अजीत आपका भी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये चिंताजनक बात है क्योंकि कई दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि झड़प हुई हो ऐसी और उसमें जवान शहीद हुए हो। बहरहाल नजर एबीपी गंगा के इस बहुत बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।